हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस पर। तो आप सभी लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल का लिंक भी आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल के लिए अलग से क्लास भी हम एक लाने वाले हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल आलोक सर जीके जीएस को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो सारे लोग जुड़ जाएंगे। वाजपेयी सर जीके जीएस ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। यहाँ पर आप सभी लोग जल्दी से क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम पर जाकर के वहां पर सर्च करना है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, तो आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये मेरा ऐप है, प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोगों को आलोक सर जीके जीएस इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो इस तरीके से इमेज आएगी, उसी को इंस्टॉल करना है। सारे मेरे फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों क्लासेस आपको ऐप पर मिलेंगे। खासकर जो बिहार एसआई का क्लास है, ठीक है, बिहार एसएससी का क्लास है, ये दोनों आपको मिलने वाले हैं। दूसरा एसएससी सीजीएल का क्लास, एसएससी सीजीएल का क्लास ये भी आपको मिलने वाला है। तीसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी की पीडीएफ या ई बुक चाहते हैं वो सभी लोग हमारे इस ऐप से बुक प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपका ये बुक और हिंदी की पूरी मिल रही है 199 में, तो बिल्कुल मौका मत हाथ से जाने दीजिए। ई बुक लीजिए, पीडीएफ लीजिए और बिहार एसएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़िए मेरे साथ, और एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो डाउनलोड नाउ, कहाँ से? प्ले स्टोर पर आलोक सर जीके जीएस ऐप इंस्टॉल करना है, इस तरीके की इमेज मिलेगी और तुरंत जुड़ जाना है और इसमें इनरोलमेंट कर लेना है। आपका बिहार के लिए भी है कोर्स और आपका एसएससी का अलग, दोनों कोर्स आपको वहां पर मिलेंगे। पहला सवाल है, हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर? जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर या प्रेसिडेंट, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा भाई? देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री ये राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। हालांकि ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष तो गवर्नर कहते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है राज्य में। और अगर केंद्र में हम लोग पूछेंगे वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद हो जाती है। अब इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो डिसाइड होंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो राज्य की विधायिका करेगी। मामला राज्य का है तो राज्य की विधायिका करेगी। अगर केंद्र का होता तो हम लोग कहते हैं संसद डिसाइड करेगी। बात समझ में आ गई? राज्यपाल की बात करेंगे, आर्टिकल 155 में राज्यपाल का उल्लेख है, याद रखना है। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति साहब का उल्लेख है, याद रखना है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन? तो हम लोग कहेंगे यार मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। अगला सवाल, विच बुक इज नॉट रिटन बाय आर्यभट्टा? आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं और जब भी गुप्त काल का इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग आर्यभट्ट का नाम वहां पर देखते हैं। तो सूर्य सिद्धांतिका भी है, ये भी है, ये भी है। अरुभंग जो है ये आर्यभट्ट की नहीं है। अरुभंग या अरुभंगम एक संस्कृत नाटक है जिसे भास के द्वारा दूसरी या तीसरी शताब्दी में लिखा गया था। तो याद रखना, अरुभंग नॉट रिटन बाय आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं। हु रोट रामायण इन बांग्ला लैंग्वेज? बंगाल जो बंगाली भाषा में, या हम लोग कह सकते हैं रामायण को बंगाली भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? कृत्तिवास, नुसरत शाह, फैजी या अबुल फजल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामायण वैसे तो अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास का नाम आता है। तो यहां पर रामायण को बंगाली भाषा में लिखने वाले थे कृत्तिवास। उनका क्या नाम था भाई? कृत्तिवास। नुसरत शाह भी बंगाल का शासक रहा है, हम लोग जानते हैं भाई। अबुल फजल ने एक रचना लिखी है आईने अकबरी, इसका नाम जरूर याद रखिए। ठीक है भाई। अगला सवाल है, उससे पहले समझ लोगे भाई इनके बारे में। कृत्तिवास ओझा 15वीं शताब्दी में इन्होंने बंगाली कवि थे एक, इन्होंने कृत्तिवास, इन्होंने रामायण को कृत्तिवासी रामायण के नाम से भी इसको जानते हैं।
और इसे बंगाल की बाइबिल के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एकता स्थल किसके समाधि स्थल का नाम है? एकता स्थल समाधि किससे संबंधित है? तो देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। एकता स्थल हम लोग ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल को कहते हैं। बाकी सभी के समाधि स्थल जान लेते हैं। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू हम लोग जानते हैं शांतिवन हो जाता है। इंदिरा गांधी जानते हैं ये हम लोग शक्ति स्थल हो जाता है। बाबू जगजीवन राम समता स्थल हो जाता है। राजीव गांधी वीरभूमि है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट हो जाता है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल हो जाता है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट है इनका समाधि स्थल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्रा भूमि है। के.आर. नारायणन उदय भूमि है। मोरारजी देसाई अभय घाट है। शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि है। महात्मा गांधी का सभी को पता है राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू हमने यहाँ पर बताया है शांतिवन है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आपके हैं, जिसमें इनका भी नाम याद रखना है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट है। और इनके जन्म दिवस को 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये वाली लाइन याद कर जाइए। आगे बढ़ते हैं। डच बिलोंग टू, डच किससे संबंधित थे? देखो, जब भी हम लोग डच की बात करते हैं तो कहते हैं डचों ने 1602 में वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज बनाया। कहां पर? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इज कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। तो हालैंड और नीदरलैंड एक ही नाम है। बेसिकली पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो एक सी लेवल से नीचे का एरिया था उसको हॉलैंड कहा जाता था। ऑफिशियल नेम इसको नीदरलैंड दिया गया। तो इसीलिए हमारा उत्तर 2 और 3 दोनों होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जान लीजिए, ये देखिए, इनकी जो डचों की कंपनी थी उसका नाम था वीओसी। याद रखिएगा, शॉर्ट में अगर पूछा जाएगा वीओसी, फुल फॉर्म नाम था वेरिंगडे ओस्ट इंडीज कंपनी के नाम से उसको जानते थे। आगे बढ़ते हैं। करवार पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन विच स्टेट? जो करवार पोर्ट है, करवार जो कह सकते हैं बंदरगाह है, ये किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? दोनों 2 क्वेश्चन हो गए। किस राज्य में है पहला सवाल, किस नदी पर है दूसरा सवाल। तो ये आपका हो जाता है भाई काली नदी पर है, कर्नाटका में है। अब कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये रहा कांडला, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो गया गुजरात में। ये रहा आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये मुंबई वाला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये गोवा का मर्मगांव पोर्ट गोवा का हो गया। ये आपका मंगलुरु पोर्ट हो गया। ये चेन्नई पोर्ट है। और ये एन्नोर पोर्ट है जिसका नाम अब कामराज पोर्ट हो गया है। इसी को सैटेलाइट बंदरगाह भी कहा जाता है। ये विशाखापत्तनम है, याद रखना है। ये पारादीप है उड़ीसा का। ये कलकत्ता वाला जिसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया है। तो ये आपके महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। चाहे पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट की बात करें या पश्चिमी घाट की बात करें, आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट? महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गोवा, बिहार या कर्नाटक? महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य की जब भी बात करोगे, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका स्थित है भाई कहां पर? गोवा में। अब गोवा की राजधानी की बात करेंगे तो गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। क्या है? पणजी गोवा की कैपिटल हो जाती है, हम सभी लोग जानते हैं भाई। ठीक है, याद रखना है। और यहां पर एक स्वीट था खाजे, खाजे खाजा भी बोला जाता था। इसको जीआई टैग दिया गया था। बेसिकली ये मिठाई है वहां पर एक, जो चर्च में मंदिरों में हर जगह प्रसाद वहां पर बांटा जाता है उसको खाजे के रूप में। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 8 मार्च? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 मार्च हो नहीं सकता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी लाहौर सेंट्रल जेल में, ये भी आपको याद रखना है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे या कह सकते हो विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 16 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में हम लोग 16 मार्च को मनाते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी विद्यार्थी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित नवजीवन पुस्तक किस भाषा में थी? देखिए, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में तुरंत सटासट पॉइंट हम लोग जानेंगे। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में जन्म। ठीक है, मृत्यु कब?
जो सवाल आते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। 30 जनवरी 1948 कहां पर? नई दिल्ली के बिरला हाउस में। इनके पुत्र कितने? बायोलॉजिकल पुत्र MDHR, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी, हरिलाल गांधी, रामदास गांधी। पांचवें पुत्र या दत्तक पुत्र जमनालाल बजाज, ये भी आप लोगों को याद रखना है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया, उसमें शामिल हुए तो वो चंपारण 1917 वाला हो जाता है। ये कुछ बातें गांधी जी के बारे में याद रखनी है जहां से सवाल आते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा करो या मरो? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में कहा गांधी जी ने डू और डाई, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो नवजीवन पुस्तक जो है ये आपकी गुजराती, ठीक है भाई, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बंगाली एंड केसरी, कौन सा है? बंगाली एंड केसरी न्यूज़पेपर वर एडिटेड बाय, किसके द्वारा संपादित थे बंगाली और केसरी? देखो भाई, केसरी एक था और प्लस मैं लिखे दे रहा हूं मराठा। ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर किसके थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के। हाँ, ये एक थोड़ा सा उल्टा लगता है, केसरी मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो आपका अंग्रेजी भाषा में था, और जो मराठा था वो आपका अंग्रेजी भाषा में था। बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तिलक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद में, क्योंकि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई वो हुई 19 जुलाई 1905 को, और उसका विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड राजकुमार ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं? कृष्णदास पाल, माधवलाल या महात्मा गांधी या बालकृष्ण भट्ट? देखो भाई, जो पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है वो कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कृष्णदास पाल को। किसको कहते हैं? कृष्णदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ मैनिफेस्टो नोन एज फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन, वाज ब्रॉट बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ये सवाल पूछ रहा है कि भाई बम का दर्शन एक घोषणा पत्र था जिसे किस संगठन के द्वारा लाया गया था? बेसिकली ये बनाया किसने था? मैं नाम लिखे दे रहा हूं यहां पर, भगवती चरण बोहरा ने। भगवती चरण बोहरा ने इसको बनाया घोषणा पत्र को, और ये HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था इसने, और ये 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। उससे पहले का क्रांतिकारी संगठन था 1924 में स्थापित HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, याद रखना है। गदर पार्टी अगर पूछी जाएगी तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, मेंडल या विलियम हॉर्वे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा है तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने हरी मटर के ऊपर प्रयोग किया था, हम लोग जानते हैं हरी मटर के ऊपर प्रयोग किया था। एरिस्टोटल की बात करेंगे तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जिनको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, जिनको जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं एरिस्टोटल को। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम हॉर्वे की बात करेंगे, विलियम हॉर्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं ना रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वो डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा की गई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा गिव्स द फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक एंड फेमिन, यानी कि भूकंप और अकाल का जो साक्ष्य हमको देता है, कौन सा वेद देता है? भूकंप के बारे में अगर बात करें तो कल हम लोग जानते हैं रात में 1:57 पर नेपाल में उसका केंद्र था, लगभग जमीन से 10 किलोमीटर अंदर, और उससे दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में भी यहाँ पर झटके महसूस किए गए और अच्छी खासी तीव्रता थी, 6.6 तीव्रता बताई जा रही है। तो ये भी एक आपकी बात आई जब भूकंप की, तो मैंने बताया करंट अफेयर से रिलेट करके मैंने आपको बता दिया। अब आपका भूकंप और अकाल से संबंधित जो लिखित साक्ष्य हैं वो भाई प्राप्त होते हैं हमको सामवेद से। सामवेद संगीत का वेद है, और अगर पूछा जाएगा सबसे पहली बार सा रे गा मा पा, ये जो 7 स्वर हैं इनका उल्लेख कहां पर हुआ है? तो हम लोग कहेंगे सामवेद। सामवेद का जो पुरोहित है
उस पुरोहित का नाम है उद्गाता। ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे पुराना है। ऋग्वेद की बात करेंगे सबसे पुराना है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो ये आपका जादू टोने का वेद है। जादू टोने का वेद जो है आपका अथर्ववेद है। यजुर्वेद की बात करेंगे कर्मकांडी वेद है। और सबसे बड़ी विशेषता ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड बाइबल ऑफ सोशलिज्म। समाज यानी कि समाजवाद का, समाजशास्त्र का बाइबल किसको कहते हैं? समाजवाद का बाइबल। समाजशास्त्र का नहीं कहेंगे, समाजशास्त्र मीन्स सोशियोलॉजी, और सोशलिज्म मतलब समाजवाद हो गया। तो हम लोग जब भी समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर एक किताब बहुत पढ़ते हैं। एक किताब का बड़ा नाम आता है दास कैपिटल। ये जो दास कैपिटल है ये एक रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। और एक क्रांति पढ़ते हैं सर्वहारा की क्रांति। ये बेसिकली इसी को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दास कैपिटल। ठीक है भाई, बिल्कुल याद रखना, सर्वहारा की क्रांति भी आपकी मार्क्स के द्वारा दी गई है। गोल्डन गेट जो है ये आपका विक्रम सेठ ने लिखा है। जो नॉवेल है गोल्डन गेट है विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नरेगा वाज रिनेम्ड मनरेगा इन विच ईयर। यानी कि जब ये योजना शुरू हुई इसका नाम था नरेगा। जानते हैं ना नरेगा? ठीक है भाई, उसके बाद में इसका नाम हो गया मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। हो गया भाई, पहले क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। तो ये बाद में हो गया। ये पड़ा है नरेगा से मनरेगा 2009 में। कब पड़ा है? 2009 में। 2005 में 12 अक्टूबर को आरटीआई आता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में कितने नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, डेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। कौन सा है भाई? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देयर इज अ सेक्स रेशियो ऑफ 0 to 6 एज ग्रुप। यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात ये 2011 की जनगणना कितना बताती है? 2011 की जनगणना 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात बताती है 914। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, जब भी सेंसस होती है तो देखिए एक आंकड़े दिया गया 0 से 6। और जब भी हम लोग कोई भी चीज काउंट करते हैं, जैसे साक्षरता काउंट करते हैं, तो साक्षरता में हम लोग जानते हैं, कहा जाता है 7 साल या इससे ऊपर का कोई व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना दोनों जानता है वो साक्षर कहा जाता है। जब भी साक्षरता को मेजर किया जाता है तो एक जो सेंसस हो रही है वो आपकी 7 साल से ऊपर वाले का, यानी कि 7 साल का जो है और 7 साल से ऊपर वाले के डेटा अलग हैं, और एक 0 से 6 का अलग मामला हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर मेंशन है 0 से 6 वर्ग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में यूटीआई को एक्सिस बैंक नाम दिया गया? यूटीआई की बात करेंगे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और जो यूटीआई बना है यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। किसमें बना था भाई? 3rd 5 ईयर प्लान में बना यूटीआई। अब यूटीआई जो बना ये आगे चल करके 2007 में ये एक्सिस बैंक बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज आलमंड एज इट्स स्टेट ट्री। जो बादाम है वो किस राज्य का अपना एक राज्य वृक्ष के रूप में जानते हैं? बादाम की जब भी बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। लोग कहते हैं नहीं, जाड़े में लोग खाना पसंद करते हैं, गर्मियों में खाना उतना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि गर्म होता है। तो जो बादाम है ये आपका जम्मू कश्मीर का हो जाता है भाई राज्य वृक्ष। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब जम्मू कश्मीर क्या हो जाता है? अब यूटी हो जाता है। अब यहां पर यूटी नहीं लिखा है तो ऐसा मत करना कि क्वेश्चन छोड़ के चले आना। यूटी लिखा होना चाहिए था लेकिन राज्य लिखा है तो आप लगा दोगे यार। ठीक है भाई, अब यूटी है 31 अक्टूबर 2019 को हम लोग जानते हैं क्या हुआ कि भाई ये राज्य से बन गया यूटी और इससे कट के एक और यूटी बन गया लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड इन द इलेक्शन एज वोटिंग इंक। जो मतदान में स्याही के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा केमिकल होता है? तो याद रखना है वो जो केमिकल होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। वो कौन सा केमिकल होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3।
ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूट थ्रू विच द imaginary line of Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Equator passes through it। यानी कि वह महाद्वीप जिसके माध्यम से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, हम लोग जानते हैं। इस तरीके से 0 डिग्री एक रेखा है, फिर आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, फिर आपकी एक रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये जो रेखा है इसको हम लोग विषुवत रेखा, इसको विषुवत रेखा या इसका एक नाम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग कह देते हैं यार कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो तीसरी रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम लोग कह देते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह देते हैं। ये तीनों रेखाएं एक महाद्वीप से गुजरती हैं और ये सबकी सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा मत समझ लेना जब कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ तभी से रेखाएं थी, नहीं थी। ये इमेजिनरी लाइन है। देखिए मैंने प्रश्न में सीधे सीधे लिख दिया है इमेजिनरी लाइन, यानी कि काल्पनिक रेखाएं, बाद में बनाएंगे। तो ये आपका एकमात्र है आपका महाद्वीप अफ्रीका, और इस अफ्रीका महाद्वीप में 54 कंट्रीज है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ गुलजार? गुलजार जो है इनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है भाई संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है भाई। मोहम्मद यूसुफ खान, ये ट्रेजेडी जो हम लोग नहीं कहते थे दिलीप कुमार साहब, अब हमारे बीच में नहीं है, उनका नाम था। कुमुदलाल गांगुली, ये अशोक कुमार का नाम था, ये अशोक कुमार का नाम था। तो बड़ा फिल्मों में बड़ा अलग सा है सिस्टम, जैसे अक्षय कुमार का भी अलग नाम है, ठीक है ना। अक्षय कुमार रियल नेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से सीटें 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आंसर विल बी अमेंडमेंट नंबर 31। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन से। अब सवाल उठेगा संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई। ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। 42वें संविधान संशोधन से, जो कि 1976 में हुआ था, इससे समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। राष्ट्रपति पद की अधिकतम आयु सीमा क्या है? जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पद के लिए अधिकतम कितनी आयु सीमा हो सकती है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि मिनिमम आयु 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कहीं भी संविधान में प्रावधान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, बस ये लिखा हुआ है 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति के लिए भी लिखा हुआ है 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई भी प्रोविजन संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो दोनों के लिए याद रखना है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कहीं भी मिनिमम एज प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट के लिए कहीं भी मैक्सिमम एज प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वहां पर मिनिमम नहीं है, यहां पर मैक्सिमम नहीं। ठीक है, ये दोनों बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा? हम लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा होती है, जिसको उच्च सदन कहते हैं, इसका रेशियो जो होता है वो 238 + 12 होता है। 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 80 के पार्ट नंबर 3 में राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करते हैं। 110 में भाई मनी बिल है, धन विधेयक है। 333 में हम लोग जानते हैं विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि वो अभी समाप्त हो गया है। तो ये आपका आर्टिकल 331 से था, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था। आगे बढ़ते हैं। Who was the first Indian woman to reach Antarctica? एंटार्क्टिका पर पहुंचने वाली जो पहली जो भारतीय महिला है, उनका नाम है मेहर मूसा। उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है, प्यारे विद्यार्थियों, मेहर मूसा। यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Which constitution amendment included सिंधी as a language? देखिए यहां पर लिखा हो 8 लैंग्वेज। 8 लैंग्वेज नहीं, इन 8 शेड्यूल होना चाहिए, 8 लैंग्वेज नहीं होगा। 8वें अनुसूची में है भाषाएं,
तो सिंधी को जोड़ा गया है भाई किसमें? संविधान संशोधन से। 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, 8वीं भाषा के रूप में नहीं, 8वीं अनुसूची में कर दें, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, याद रहेगा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71 से, और 92 संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ेगी। 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को एनसीआर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फुल फ्लैश्ड लेडी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत की पहली पूर्ण रूपेण महिला विदेश मंत्री, भारत की पहली पूर्ण रूपेण महिला विदेश मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण या विजय लक्ष्मी पंडित? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, पहली पूर्ण रूपेण महिला विदेश मंत्री पूछा जाएगा तो ये हो जाती है सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे देश की फुल फ्लैश्ड पहली महिला विदेश मंत्री भी हैं। निर्मला सीतारमण भी हमारे देश की पहली फुल फ्लैश्ड महिला वित्त मंत्री भी हैं। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, अभी तक और कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चार धाम ऑफ इंडिया? चार धाम का हिस्सा कौन सा नहीं है? रामेश्वरम, अमरनाथ, बद्रीनाथ या द्वारका। जब भी हम चार धाम की बात करते हैं तो अमरनाथ का नाम चार धाम में नहीं काउंट होता है। ठीक है, बद्रीनाथ अगर कभी पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होना चाहिए यार अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थल स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? जो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके कार्य की भाषा क्या है? हमने आपको बताया है कोड, कोड का नाम है फ्रेश आचार। ठीक है भाई, फ्रेश है फ्रेंच हो गया, फ्रेंच भाषा है। सा में ये स्पेनिश हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा है तो दो छोटा है, एक से अंग्रेजी भाषा हो जाएगी और दूसरी से अरबी भाषा हो जाएगी। ठीक है भाई, और चा से चीनी भाषा हो जाएगी, चाइनीज लैंग्वेज, और रा से रूसी भाषा हो जाएगी, रशियन लैंग्वेज। तो कौन कौन सी भाषाएं हो गई यहां पर? फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, इंग्लिश हो गया, अरेबिक हो गया, चाइनीज हो गई और रशियन हो गई। तो यहां पर देखो जर्मन है नहीं, तो जर्मन वाले उड़ा दो जहां जहां पर है। ठीक है, तो अब क्या हो गया? इंग्लिश और फ्रेंच। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट देवी चौधरानी नॉवेल? देवी चौधरानी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद को कथा सम्राट कहते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। प्रेमचंद ने गबन लिखा, गोदान लिखा, निर्मला लिखा, रंगभूमि, कर्मभूमि, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी प्रेमचंद साहब की है। लमही में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी की है, जिन्होंने दुर्गेश नंदिनी भी लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ भी लिखा है, जिसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा है। ठीक है भाई, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम हम लोग जानते हैं, और ये 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का बोस्टन के रूप में किसको जानते हैं? अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई? देखिए, बोस्टन ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, दोनों अहमदाबाद को जानते हैं। अहमदाबाद हम लोग जानते हैं साबरमती के किनारे है, वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं अभी। हैदराबाद हम लोग जानते हैं मूसी नदी के किनारे है, इसको भारत का हाईटेक सिटी कहते हैं। बेंगलुरु की बात करेंगे बसभावती नदी के किनारे, इसको भारत का सिलिकॉन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975 हु वाज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जब भारत में 1975 में आपातकाल था, उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। भाई ये तो प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई साहब। और जब स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये बंबई प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है ना, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों मिला है। बीपी सिंह साहब पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इंदिरा गांधी के बारे में हम लोग जानते हैं, पहली एकमात्र महिला है प्रधानमंत्री। अनारकली, टॉम्ब ऑफ अनारकली सिचुएटेड है। अनारकली का मकबरा कहां पर है? तो जब भी हम लोग मकबरों की बात करते हैं लाहौर सिटी की, तो यहीं पर अनारकली का मकबरा है, यहीं पर जहांगीर का मकबरा है, यहीं पर नूरजहां का मकबरा है,
यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मकबरा स्थित है और लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेगा। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो आरबीआई के गवर्नर किस वर्ष थे? 1981, 1982, 1984 या 1987 में? जब भी हम लोग आरबीआई की बात करते हैं तो कहते हैं यार जो आरबीआई है ये 1 अप्रैल 1935 को बना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर बना आरबीआई। ठीक है, इतनी बात तो हम लोगों के समझ में आती है। अब एक बात यह आती है निकल के कि जो आरबीआई है इसका नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, और मनमोहन सिंह साहब 1982 में इसके गवर्नर थे, याद रखना है। अब यहां पर देखिए गवर्नर पहले कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय कौन? सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय के लिए बेनेगल रामाराव। आप देखिए 2754 दिनों के लिए रहते हैं ये, बहुत लंबे समय के लिए। और सबसे कम समय के लिए अगर गवर्नर कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो, सबसे कम समय के लिए अमिताभ घोष केवल 20 दिन के लिए गवर्नर बनते हैं। मनमोहन सिंह साहब 1982 से 1985 के बीच में आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी? यानी कि शिलान्यास, स्टोन लिखा हुआ है, शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2013। कैसे? बहुत सारे विद्यार्थी इसमें 18 लगा के आएंगे। भाई शिलान्यास पूछा है, उद्घाटन नहीं पूछा है। ठीक है, तो शिलान्यास उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस 31 अक्टूबर, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इस मौके पर विशाल काय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कार्य प्रारंभ हुआ। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री बन गया जब मोदी जी, तो 31 अक्टूबर 2018 को इनके जन्मदिवस के मौके पे ही, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर ही 2018 को इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया, जो कि गुजरात के साधु बेट आइलैंड पर स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर समाप्त होते हैं। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाइए और तुरंत आप लोग आलोक सर जीके जीएस इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और बिहार एसएससी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए, सीटेट के लिए, इन सारे कोर्सेस में इनरोलमेंट फटाफट से कर लीजिए जितने भी विद्यार्थी हैं। तो सेशन हमारा कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आप लोग अधिक से अधिक कमेंट किया करो, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दोगे, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ही करना है और सेशन को शेयर करना ही करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और दम लगा के पढ़ते रहिए। बिहार एसएससी के लिए जबरदस्त तरीके से पढ़िए, एसएससी सीजीएल के लिए भी जबरदस्त तरीके से पढ़िए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।